तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही पैसिफिस्ता दिखाया जाता है जो लूफी और बाकी सबके ऊपर हमला कर रहा है। लूफी भागता हुआ पूछता है, क्या ये सच है कि ये तुम्हारा फादर है? इसमें पोली कहती है कि हाँ भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। तभी चॉपर बोलता है, अच्छा इसलिए तुम इससे मिलना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वो पैसिफिस्ता हर तरफ ब्लास्ट करने लगता है तो लूफी और बाकी सबके ऊपर कुछ गिरने लगता है। जिम्बे उस पैसिफिस्ता की तरफ उसे फेंकने लगता है। कोनी बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिम्बे बोलता है, टेंशन मतलब मैंने कुछ समय लेने के लिए ऐसा किया है ताकि हमें समय मिल सके यहाँ से भागने के लिए। लेकिन पैसिफिस्ता वापस से उनका पीछे करने लगता जाता है और बोनी वहीं पे रुक जाती है। फिर लूफी जल्दी से अपने रबर वाले हाथों से बोनी को पकड़ लेता है और पैसिफिस्ता वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बोनी को भी इस पैसिफिस्ता में अपने फादर दिखाई देते हैं। फिर वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिम्बे बोलता है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कोनी, मुझे माफ करना पर अब हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। लूफी बोलता है, पोनी अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर दो। पोनी बोलती है कि तुम दोनों क्या करना चाहते हो। फिर वो पैसिफिस्ता वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पोनी बोलती है, ऐसा मत करो, और हमें एक हाथ आगे बढ़ता हुआ दिखते हैं। लूफी, जिम्बे, चॉपर को भी ये हाथ महसूस होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिम्बे एक बच्चा बन चुका है और वो पैसिफिस्ता उस पर अटैक करने वाला होता है पर वो रुक जाता है और वहां से चला जाता है। जिम्बे बोलता है कि ये रुक क्यों गया। इतने में ही हम देखते हैं कि चॉपर और लूफी भी बूढ़े हो गए होते हैं और बोनी वापस से चाइल्ड बोनी बन चुकी होती है। जिम्बे बोलता है, अच्छा इस वजह से वो पैसिफिस्ता हमें पहचान नहीं पाया। लोग वहां से भागने लगते हैं। इतने में लूफी चिल्लाता है। जिम्बे पूछता है, क्या हुआ? लूफी बोलता है, मेरी पीठ दर्द कर रही है, और वो पीछे होने लगता है और दीवार के आर पार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पैसिफिस्ता ने एग्रेट आइलैंड पर बहुत तबाही मचाई होती है। फिर हम लूफी और बाकी सबको देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि लूफी और बूढ़ा और चॉपर को बच्चा बोनी ने बनाया होता है। लूफी 70 साल का बूढ़ा हो चुका है तो लूफी बोनी से कहती है कि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो, पर अगर तुम हमें लड़ने नहीं दोगी तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। चॉपर बोलता है, हमने पैसिफिस्ता के साथ बहुत कुछ झेला है और क्या तुम मुझे पहले जैसा कर सकती हो? जिम्बे बोलता है, ये पैसिफिस्ता ऐसे व्यक्ति के क्लोन है जो पहले इंसान हुआ करता था और उसकी एक फैमिली भी थी। बुरा मत मानना बोनी, पर जितना मैं जानता कुमा के बारे में कि वो एक बहुत बुरा राजा था और वहाँ के इंसानों ने उसे निकाल दिया था और फिर वो एक पायरेट बन गया था और रेवोल्यूशनर आर्मी का मेंबर बनने के बाद उसे नेवी ने पकड़ लिया था। लेकिन बेगमन उसकी बॉडी से काफ़ी इंटरेस्टेड था तो उसे एक ऑफर में कि वो वापस से समुद्र में जा सकता है 7 वॉरलॉर्ड में से एक बनकर, लेकिन एक शर्त पर उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए और क्लोन बनाने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ बोनी? बोनी बोलती है, वॉरलॉग और क्लोनिंग पार्ट को जोड़ा गया है मगर साइबर्ग पार्ट को नहीं। ये तो एक तरीके से मन नहीं हुआ, कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसे पता होगा इसके बारे में। फिर जिम्बे कुमा के बारे में और कुछ बोलने लगता है और बोनी को ये अच्छा नहीं लगता। वो उन सब पर एक लेजर से हमला करने लगती है। बोलती है कि मेरे फादर कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उन सब के साथ कोऑपरेट करने लगेंगे, उन्हें जबरदस्ती मॉडिफाई किया गया है। लूफी बोलता है कि क्या तुम सचमुच हमें मानना चाहते? चॉपर बोलता है, लूफी देखता है कि वो बीम सेवर होती है जो उसने यूज की होती। बोनी बोलती है कि ये सब बेगापंग की बेकार इन्वेंशन है, मैं इसे यूज कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि बोनी, चॉपर, लूफी और पहले जैसे होने लगते हैं। बोनी बोलती है कि मेरे फादर ने कहा था कि वो एक स्पेशल ट्राइब से थे, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उन्हें मार सकता है। लूफी बोलता है कि ये बात सच है। जिम्बे बोलता है कि पोनी, क्या तुम मुझे पहले जैसा कर सकती हो? फिर हम उसी जाइंट रोबोट को देखते हैं जो लूफी की शिप को लिए हुए खड़ा होता है और उड़ने लगता है। वहां से पूरा वेगापूंस आइलैंड दिखने लगता है। फ्रैंकी बोलता है, क्या ये वेगापंक आइलैंड है? उसो बोलता है कि अगर हम लूफी और चॉपर को ये बताएंगे कि हम एक जाइंट रोबोट की मदद से आसमान में उड़े थे तो वो कितना जलेंगे। संजी बोलता है, ये इतनी बड़ी चीज है फिर भी ये आसमान में इतना ऊपर कैसे उड़ रही है? ये तो बताती है एंटी ग्रेविटी की वजह से इस आइलैंड पर एयर कंडीशनिंग है, इसकी वजह से ये इतना ऊपर उड़ पा रहा है। फ्रैंकी बोलता है, सिटी की तरफ तो देखो। रॉबिन बोलती है, मैंने ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी। लिलिक बोलती है, हम और ऊपर जाने वाले हैं। वो लोग और ऊपर जाने लगते हैं। उस सबको वो रोवर भी दिखते हैं जो लूफी ने देखते हैं और वो फिश भी दिखती है जो हवा में उड़ रही है। ये बोलती है, ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। लिलित बोलती है, बिल्कुल सही, ये एक आइलैंड है जहाँ पर फ्यूचर बनाया जाता है। द फ्यूचर आइलैंड ए ग्रेड। बादलों के ऊपर लेबोरेटरी लेवल है।
और नीचे फैक्ट्री लेवल है। वहाँ पर सारे वर्कर्स और रिसर्चर्स रहते हैं। तुम्हारे कैप्टन ने नीचे काफी हंगामा किया था। रॉबिन बोलती है सुनकर खुशी हुई कि वो ठीक है। फिर वो लोग वहाँ पर लैंड करते हैं और वो रोबोट शिप को बादलों के ऊपर रखता है और वो लोग नीचे उतर जाते हैं। फ्रैंकी देखता है कि जोरो और ब्रूक शिप पर ही होते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग नहीं आ रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि हम शिप की देखभाल करेंगे। जोरो बोलता है कि वैसे भी मैं उस औरत पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन सांजी लिलित के पास जाते हुए बोलता है कि तुम उस गधे के बारे में बोलना भूल जाओ, और उसका पैर उन बादलों में कूदने लगता है और वो सबको भी यही दिखाता है और उसे बोलता है यहाँ का सरफेस बिल्कुल स्काई आइलैंड की तरह है, और बाकी सब भी उसके ऊपर कूदने लगते हैं। फिर वो उन्हें लैब की इंटरेस्ट दिखाती है। लिलित बोलती है कि वहाँ जाने से पहले तुम्हें लैब क्लॉथ्स पहनने होंगे। फिर वो लोग कपड़े बदलने के लिए जाने लगते हैं और सांजी रॉबिन और नामी के साथ जाने लगता है, तो वो उसे रोकता है। सांजी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सांजी और रॉबिन को ऐसी जगह पर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, और नामी आकर उसे एक पंच मारती है। फिर वो सब लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं और सांजी फिर से रॉबिन और नामी पर फ्लर्ट करने लगता है। फिर वापस शिप पर जोरो और ब्रूक दिखाए जाते हैं जो चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पर ब्रूक जोरो से पूछता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ जाना चाहिए था। जोरो बोलता है यह एक गवर्नमेंट आइसलैंड है, उनकी मदद कौन करेगा अगर वो पकड़े गए। ब्रूक बोलता है यही मैंने भी सोचा। फिर हम कारिबू को देखते हैं जो कि अभी शिप पर होता है, और जोरो उससे बोलता है कि हम लैंड ऑफ ओनो से आ चुके हैं, फिर मिलते हैं। कारिबू बोलता है रुको रुको, मैंने कहा था कि मुझे कहीं भी छोड़ देना, वानू के बाहर, पर यहाँ नहीं, ये एक गवर्नमेंट आइसलैंड है। जोरो बोलता है हमारे कैप्टन की मदद करने के लिए शुक्रिया, और अब निकल जाओ। जिसमें कारिबू मन ही मन में सोचता है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सब लोग लैब में जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलित दीवार के आर पार हो जाती है और फ्रैंकी और बाकी सब लोग उसे बुलाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलित के पास किसका फोन आया। वो बोलती है क्या हुआ आर्डिसन, और वो कुछ सुनती है और चौंक जाती है। हम सांजी को देखते हैं जो अपना सर इस दीवार के अंदर निकाल देता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। सांजी बोलता है कि मैं ठीक हूँ और पूरा अंदर चला जाता है, और बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलित वहाँ पर नहीं होती है। फिर वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है कि मैं वेकअपन एडिसन हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करते रहो। फिर वो आवाज़ उन्हें रास्ता बताती है और वो लोग चलते रहते हैं। फिर वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है, खाली दरवाजे ही होते हैं। वो आवाज़ बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए दरवाजे खोलता हूँ, और उस दरवाजे के अंदर किसी की शेडो दिखती है। क्रोविन बोलती है कि कोई वहाँ पर है, और वो बिल्कुल जिम्बे की तरह लग रहा होता है। रोबिन बोलती है कि यह बहुत यंग और अलग लग रहा है। उसो बोलता है कि पहली पॉसिबिलिटी यह है कि यह जिम्बे का बच्चा है। अम्मी बोलती है दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये जिम्बे ही एक बच्चा बन गया है। सांजी बोलता है कि तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये जिम्बे की तरह दिखता है। सांजी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, फिर वो खड़ा हो जाता है, उसकी पीठ से आग निकलने लगती है। फ्रैंकी बोलता है कि ये एक बच्चे की तरह दिखता है, पर ये जिम्बे जितना बड़ा है। फिर वो अपने हाथों से लेजर निकालने लगता है। फिर फ्रैंकी बोलता है कि चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ये पैसिफिस्ता है। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर शाखा होता है, जो फोन पर बोलता है कि जीनियस अपना फ्यूचर देख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम क्या बोल रहे हो वेकअपंग। फिर शाखा बोलता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलता है कि मजाक मत करो। शाखा बोलता है बस यही चाहता था कि तुम वो जान ड्रैगन। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।